Good afternoon, everyone. Welcome back to engineer classes. I hope you all are doing good. So लास्ट लेक्चर में हम ट्रैफिक कैपेसिटी और कुछ लीन रेशियोज के रिलेशंस तक पहुंचे थे एंड हमने लॉसेस डिस्कस किए थे. आज का लेक्चर हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले टर्म है दैट इज क्रिटिकल लेन वॉल्यूम. क्रिटिकल लेन वॉल्यूम को पहले बड़े आराम से समझना है बिकॉज यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव जो फॉर्म होगा लोग इसको क्रैम करते हैं, बट आपको पहले पता होना चाहिए कि ये बेसिकली टर्म क्रिटिकल लेन वॉल्यूम क्या है. अब पहले को प्रैक्टिकली समझ लेते हैं. सपोज एक सिग्नल पर अगर आप खड़े हो और उस सिग्नल पर अगर एक सिग्नल ग्रीन है, अब जब ग्रीन सिग्नल होगा तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन के लिए ग्रीन हो, उसमें मल्टीपल डायरेक्शंस का भी ग्रीन हो सकता है. आप स्ट्रेट जा सकते हो, आप राइट जा सकते हो. अब उसमें किस सिग्नल को कितना ज्यादा ग्रीन देना है उसके बारे में यहाँ बात हो. पर एक डेफिनेशन देख लेते हैं. ड्यूरिंग एनी ग्रीन signal phase, several lanes, one or more approaches are permitted to move. One of these will have more intense traffic, thus it requires more time than any other lane moving at the same time. If sufficient time is allocated for these lanes, then all other lanes will also be well accommodated. There will be one and only one critical lane in each phase signal. The volume of the critical lane is known as critical lane volume. ये तो आप नोट करोगे, बट इसको समझते हैं किस तरह से. हमने देखना है बेसिकली ये चीज कि अगर आपके पास ये कोई इंटरसेक्शन है और इस इंटरसेक्शन पे अगर सपोज यहां से एक ट्रैफिक ये परमिटेड है और एक ट्रैफिक ये परमिटेड है, ठीक है. अब मुझे एक क्रिटिकल लेन वॉल्यूम ढूंढना है. तो क्रिटिकल लेन वॉल्यूम उसे बोला जाएगा, सपोज इस टाइम पे यहाँ पर ये रोड ए है और ये रोड बी है. यहाँ पर ग्रीन था और ग्रीन इस तरह से है कि स्ट्रेट भी अलाउड है और राइट टर्न भी अलाउड है. तो ज्यादा सिग्नल इसका दिया जाएगा ग्रीन का या ज्यादा सिग्नल इसका दिया जाएगा, वो डिपेंड किस पे करेगा कि वॉल्यूम ट्रैफिक का किस वाली साइड ज्यादा है. तभी हमने बोला कि ड्यूरिंग एनी ग्रीन सिग्नल फेज सेवरल लेन्स ऑन वन और मोर अप्रोचेस आर परमिटेड टू मूव एंड वन ऑफ दीज विल हैव मोर इंटेंस ट्रैफिक. Thus it requires more time than any other lane moving at the same time. अब हमें तभी आप देखना कभी कभी सिग्नल्स पे ऐसा होगा कि कुछ जब ग्रीन सिग्नल आएगा किसी एक डायरेक्शन की तरफ ज्यादा लंबा ग्रीन सिग्नल नहीं होगा बिकॉज वहाँ उनको पता है कि इस रूट पर ट्रैफिक ही ज्यादा नहीं है, वो ग्रीन ज्यादा दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे. तो ये सब इस सिनेरियो में आता है. तो आपको पता होना चाहिए क्रिटिकल लेन वॉल्यूम बेसिकली क्या है. ये वो वॉल्यूम होगी जिस लेन को हम चूज करेंगे, जिस फेज को हम चूज करेंगे कि यार इस फेज में सबसे ज्यादा वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम को एक नाम दिया गया है और वो नाम क्या है, दैट इज क्रिटिकल लेन वॉल्यूम. आई होप ये आपको समझ आया. अब बात करेंगे इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, इस वॉल्यूम को कैलकुलेट कैसे किया जाता है. और इसको कैलकुलेट करते करते हमें एक और टर्म मिल जाएगी जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. तो चलते हैं उसके ऊपर. हेडिंग डालते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ साइकिल लेंथ, क्योंकि यहां से हमें साइकिल लेंथ मिल जाएगा. साइकिल लेंथ हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. क्या होता है, एक प्रॉपर साइकिल जिसके अंदर एक सिग्नल से दूसरे उसी पर जब रिपीट होकर रुकेगा, जैसे ग्रीन से फिर से जब ग्रीन पर आएगा, वो एक साइकिल लेंथ है. वैसे हम बात कर रहे हैं अब कि साइकिल लेंथ कैलकुलेट कैसे करनी है. बेसिकली ये जो हम स्टडी अभी कर रहे हैं ये हमें हेल्प करेगा हाउ टू डिजाइन अ ट्रैफिक सिग्नल, कि एक सिग्नल किस तरह से डिजाइन करना है. कभी आपने ये सोचा कि एक सिग्नल जब हम किसी सिग्नल पे वेट कर रहे हैं तो वहां पर 30 सेकेंड्स के लिए ही क्यों ग्रीन रखा, 50 के लिए क्यों नहीं रखा. वो सब जो स्टडी है उसके पीछे वो हम डिस्कस कर रहे हैं. उसके लिए हमारे को क्रिटिकल लेन वॉल्यूम पता होना चाहिए था जो हमने डिस्कस कर लिया. देन अब मूव करते हैं इसमें, और इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो किस तरह से बनेगा देखेंगे. डिटर्मिनेशन ऑफ साइकिल लेंथ. अगर मैं मानता हूं कि एक फेज के अंदर, क्योंकि कोई भी फेज हो सकते हैं, एक फेज के अंदर जो लॉस हो रहा है ग्रीन टाइम का, कल हमने डिस्कस किया था कि पूरा का पूरा ग्रीन हम यूटिलाइज नहीं कर सकते,
क्योंकि उस पूरे ग्रीन के अंदर या तो स्टार्टिंग में हम कुछ वेस्ट करेंगे या तो एंड में कुछ वेस्ट करेंगे। तो अगर हम मान के चलें कि लॉस जो है पर फेज इस, यहाँ लिखते हैं इफ टी सबस्क्रिप्ट एल इज द लॉस टाइम फॉर फेज, किसी एक फेज के लिए अगर जो लॉस टाइम है वो टी एल है, और अगर मैं मान के चलूं वहां पर n नंबर ऑफ फेजेस हैं, n नंबर ऑफ फेजेस हैं, फेज 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, n नंबर ऑफ फेजेस हैं, तो टोटल लॉस टाइम कितना हो गया? तो अगर मैं यहां पर बात करूं तो टोटल लॉस टाइम कितना हो गया? टोटल लॉस टाइम जो हमारे पास आ रहा है वो कितना हो जाएगा? n इंटू टी है, ये बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अगर एक साइकिल लेंथ को हम c से डिनोट करें, साइकिल लेंथ इज इक्वल टू c, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ साइकिल्स इन एन आर, एक आर में कितने साइकिल्स होंगे, मतलब एक आर में कितनी बार ये साइकिल रिपीट होगा, ये एक बार जो सिस्टम चल रहा है हमारा वो कितनी बार रिपीट होगा, ये कल भी हमने बात की थी। तो 1 आवर को पहले कन्वर्ट करेंगे सेकंड्स में, 3600 डिवाइडेड बाय c, क्लियर। नेक्स्ट, ये आ गया नंबर ऑफ साइकिल्स जो चल रहे हैं। कभी भी डाउट हो तो एक एग्जांपल की तरह देख लो कि अगर एक साइकिल लेंथ जो है वो 60 सेकंड्स की है तो 1 आवर में कितने साइकिल्स चलेंगे, तो 1 आवर को कन्वर्ट करेंगे सेकंड्स में पहले, डिवाइडेड बाय 60, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा कि 60 साइकिल्स चलेंगे, ठीक है, एक आवर के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट बनाते हैं, टोटल टाइम लॉस्ट इन आवर, एक आवर में कितना टाइम लॉस होगा, ध्यान से देखो। अगर टोटल जो मेरे पास जो टाइम लॉस हो रहा है सभी के सभी फेजेस में वो है n इंटू टी एल, एन आगे नंबर ऑफ फेजेस और टी एल आगे जो एक फेज में लॉस हो रहा है, तो एक घंटे में कितने लॉसेस आ रहे हैं, 1 आवर में हमारे पास कितने लॉसेस आएंगे, ये देखो इस तरह से देखना, एक घंटे में कितने साइकिल चल रहे हैं, ये इनटू पर साइकिल, क्योंकि जो लॉस आ रहा है ये क्या आ रहा है, पर साइकिल आ रहा है, n इंटू टी एल। बड़े ध्यान से समझना इस चीज को, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि टी एल हमने माना लॉस टाइम हुआ फॉर फेज और n हमने बोला नंबर ऑफ फेजेस हैं, टोटल लॉस टाइम कितना हो गया, n इंटू टी एल। ये पर फेज की बात नहीं आ रही है, ये टोटल लॉस टाइम जो आ रहा है ये वाला इक्वेशन नंबर 1, ये आ रहा है मेरे पास एक साइकिल में, एक साइकिल में इतना लॉस हुआ। 1 आवर में मेरे पास जो नंबर ऑफ साइकिल्स हैं वो ये वैल्यू है, इक्वेशन नंबर 2 ये है। तो टोटल टाइम लॉस इन 1 आवर कितना होगा, ये आ गया नंबर ऑफ, सपोज अगर यही एग्जांपल होती तो मैं क्या लिखता, 60 इंटू n इंटू टी एल, ये वैल्यू आ जाती, क्योंकि एक आवर में नंबर ऑफ साइकिल्स तो इतने चलेंगे ना 60, पर साइकिल जो वेस्टेज हो रही है टाइम की वो ये हो रही है। आई होप ये क्लियर होगा आपको। आगे नेक्स्ट लिखते हैं, इसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। अब मेरे पास यहां पर टोटल लॉस टाइम आ गया, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं पीछे कितना टाइम रह गया है 1 आवर में, रिमेनिंग टाइम फॉर मूवमेंट इन 1 आवर is given by अब यहां देखो नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं कितना टाइम पीछे रह गया कि अब हमारे पास जो एक्चुअल में टाइम बचा है लॉसेस माइनस कर देंगे। 1 आवर में कितने सेकंड्स थे टोटल, 3600 सेकंड्स, उसमें से कितने सेकंड्स हमारे वेस्ट हुए, 3600 डिवाइडेड बाय c, ये आ गया नंबर ऑफ साइकिल्स, इनटू n टी एल,
आई होप ये समझ आया। ये क्या लिखा मैंने, ये इन शॉर्ट अगर मैं यहाँ मार्क करूँ तो ये बेसिकली क्या है, ये आ गया 1 आवर। 1 आवर में से मैं वो पार्ट माइनस कर रहा हूँ जो मेरे लॉस आए, ताकि मुझे इफेक्टिव चीज मिल जाए पीछे क्या। रिमेनिंग टाइम फॉर द मूवमेंट इन 1 आवर इज गिवन बाय, मैंने इक्वेशन आगे लिख दी है 3600 माइनस 3600 अपॉन सी इंटू एन टी एल। ये मेरे पास टाइम आ गया, इसको हम डिनोट करेंगे टी जी से। फिर से लिख लेते हैं 3600 माइनस 3600 अपॉन सी इंटू एन टी एल। ठीक है, सब की सब बात ये किस में हो रही है, सेकंड्स में हो रही है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। तो इतना टाइम मेरे पास अवेलेबल है जिसमें मेरे व्हीकल्स मूव कर सकते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं, अगर एक व्हीकल को, जैसे पहले बात की थी कि किसी क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करने के लिए जो टाइम हेडवे चाहिए वो h है, तो नंबर ऑफ व्हीकल्स जो पास करेंगे वो कैसे निकलेगा। नॉर्मली अगर आपसे कोई पूछता है ट्रैफिक वॉल्यूम निकाल के दो या कैपेसिटी निकाल के दो, आप क्या करते थे, आप बोलते थे 3600 डिवाइडेड बाय h, क्योंकि उस टाइम तक हम लॉसेस कंसीडर नहीं कर रहे थे, हम सीधे टोटल टाइम, मतलब ये जो 1 आवर डिवाइडेड बाय एक गाड़ी को जितना टाइम लगता है, तो हमें टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स मिल जाएंगे पर आवर के हिसाब से। बट अब आपको पता है कि एक्चुअल मूवमेंट जो हो रही है वो तो ये टाइम है, और अगर आपको पर गाड़ी का पता चल जाए एक गाड़ी ऑन एन एवरेज इतना टाइम ले रही है, जैसे मैंने यहाँ h लिखा है, तो कितने व्हीकल्स क्रॉस करेंगे उस सेक्शन का वो हम निकाल सकते हैं। तो लिखते हैं क्रिटिकल लेन वॉल्यूम इज इक्वल टू टीजी अपॉन एच। एच मैंने एक एवरेज ले लिया, और टीजी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 3600 माइनस 3600 अपॉन सी इंटू एन टी एल होल डिवाइडेड बाय एच। आई होप ये समझ आया हो। अगर मैं ऊपरल टर्म से देखूं तो 3600 हम कॉमन ले सकते हैं, और h नीचे है इसको लिया, यहाँ 1 कॉमन, माइनस एन टी एल अपॉन सी, इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है मेरे पास, यहाँ पर मेरे पास VC है, क्योंकि मैंने सब के सब लॉसेस माइनस करके पीछे जो मेरे को वॉल्यूम मिल रही है दैट इज क्रिटिकल वॉल्यूम। अब नेक्स्ट आते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं, मार्क कर लेते हैं। मेरे पास ये जो टर्म बन रही है 3600 डिवाइड बाय h, लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया, यहां भी लिखा हुआ है, इसे क्या बोलते हैं, इसमें कोई लॉस नहीं है, इस चीज के अंदर लॉस नहीं है, बिल्कुल भी लॉस नहीं है। अगर एक मैं यहां लिख लेता हूं फिर से, ट्रैफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू 3600 डिवाइडेड बाय h। इसकी बात कर रहे हैं ट्रैफिक वॉल्यूम की, इसमें मैंने 1 आवर से माइनस किए, 1 आवर डिवाइड किया इसको, एक आवर पूरा का पूरा ले लिया, कोई लॉसेस नहीं लिए, नो लॉस। जो प्रैक्टिकली पॉसिबल लॉसेस तो होने ही होने, इसलिए इस टाइप की जो वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड वॉल्यूम। सैचुरेटेड वॉल्यूम कल भी बात की थी, या सैचुरेटेड कैपेसिटी बोलते हैं। तो वैसी ही टर्म मेरे पास यहां पर आ रही है 3600 डिवाइड बाय h ब्रैकेट 1 माइनस एन टी एल अपॉन सी। नेक्स्ट चलते हैं और फिर से स्टेटमेंट को लिखते हैं, दैट वी सी इज इक्वल टू 3600 डिवाइडेड बाय h ब्रैकेट 1 माइनस एन टी एल डिवाइडेड बाय सी। क्लियर। अब मैं इस टर्म को s से डिनोट करूंगा, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, वी सी इक्वल टू एस ब्रैकेट 1 माइनस एन टी एल डिवाइडेड बाई सी। अब वी सी अपॉन एस इज इक्वल टू 1 माइनस एन टी एल डिवाइडेड बाय सी। एन टी एल अपॉन सी इज इक्वल टू 1 माइनस वी सी अपॉन एस। चेक कर सकते हो इसको। नेक्स्ट आगे
सी जो निकालना था साइकिल लेंथ इज इक्वल टू NTL डिवाइडेड बाय 1 माइनस VC अपॉन S। Here C is cycle length। N क्या है यहाँ पर? फेज, नंबर ऑफ फेजेस। TL क्या है? लॉस्ट टाइम। मेन चीज है ये सीखने वाली, ये VC क्या है और ये S क्या है? S होगा मेरा सैचुरेटेड वॉल्यूम और VC क्या होगा? क्रिटिकल लेन वॉल्यूम, क्रिटिकल लेन वॉल्यूम। और जो साइकिल लेंथ का आंसर आएगा वो किस में आएगा? सेकंड्स में आएगा। देयरफॉर अगर मैं इसको एक बार फिर से कंपाइल करूं, देयरफॉर हम बोल सकते हैं साइकिल लेंथ इज इक्वल टू NTL डिवाइडेड बाय 1 माइनस VC अपॉन S। आई होप ये फॉर्मूला आपको समझ आया होगा। एग्जाम टू एग्जाम ये क्वेश्चन आएगा। अगर SSC JEE का क्वेश्चन होगा तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला पूछ सकते हैं आपसे, बट यही क्वेश्चन अगर आपको ESE में आएगा या गेट में आएगा देन वो ये सारी वैल्यूज प्रोवाइड करता है आपको और आपको उनको यूज करना आना चाहिए। बाकी किसी वैल्यू में डाउट नहीं रहेगा आपको। मेन चीज जो इस पे आपने फोकस करना है वो है ये वैल्यू पे, इनको कैसे यूज करना है वो आपने सीखना है। ठीक है, यहाँ पर अब इसी में एक नोट लिख देना, नीचे एक नोट रहेगा, इफ सैचुरेटेड फ्लो फॉर डिफरेंट फेज इज डिफरेंट, अगर हर फेज में अलग अलग टाइप का फ्लो है, देन इस फॉर्मूले में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होगा, देन C इज इक्वल्स टू NTL होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस, इधर समीशन हो जाएगा V अपॉन S का। ये एक मेजर डिफरेंस आता है और ये डिफरेंस नहीं बेसिकली, ये आपको खुद समझ आ जाएगा। अगर अलग अलग फेज में अलग अलग सैचुरेटेड फ्लो बन रहा होगा तो हमें समीशन करना पड़ेगा। क्वेश्चन करेंगे एक डिस्कस के ऊपर, आपको तब जाके समझ आएगा हम क्या बात कर रहे हैं। एक चीज और ध्यान रखनी है जो आपने ऑब्जेक्टिव में ध्यान रखना है, इस पे ऑब्जेक्टिव में किस चीज का ध्यान रखना है कि हमेशा कोशिश करना कि जो VC अपॉन S की वैल्यू आए वो मेरी वैल्यू 1 से छोटी हो, क्योंकि अगर कभी भी ये वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 1 बन रही होगी, अगर ये वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 1 बनेगी तो आपका ये जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है, ये टर्म आपका जो डिनोमिनेटर है ये नेगेटिव हो जाएगा। ये अगर नेगेटिव हो गया तो आपकी ये पूरी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। तो आपको समझ आना चाहिए कभी भी VC अपॉन S का फैक्टर 1 से बड़ा हम नहीं एलो करेंगे, ये हमेशा वैल्यू आपकी 1 से कम होनी चाहिए। आई होप ये क्लियर है आपको। तो यहाँ पर मार्क करने वाली चीज़ क्या है, ये फॉर्मूला मार्क कर लीजिए कि किस तरह से क्रिटिकल साइकिल लेंथ निकालते हैं। और हमने एक चीज़ और सीखी, दैट इज क्रिटिकल लेन वॉल्यूम क्या होती है। मैक्सिमम वॉल्यूम फेज की पकड़ी, किस फेज में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम था वो निकालना है हमने। आई होप ये क्लियर है। और ज़्यादा क्लियर होगा एक न्यूमेरिकल करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक हमारा आता है methods of signal designs। Method of signal designs। Method of signal designs। मेथड ऑफ सिग्नल डिजाइन से मतलब अलग अलग तरह का मेथड है जिससे आप सिग्नल को डिजाइन कर सकते हैं। हम लिस्ट पूरी लिखेंगे कि किस किस तरीके से हम सिग्नल को डिजाइन कर सकते हैं, बट हमने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा पढ़ना है वो आपको पता होना चाहिए। मेथड ऑफ सिग्नल डिजाइन का मतलब क्या हो गया
जो अभी मैं पहले बात कर रहा था कि हम जब भी प्रैक्टिकली आप कभी भी जब ट्रेवल करो और किसी लाइट्स पे वेट कर रहे हो तो आप देखना, आप सोचना ये चीज़ कि क्यों यहाँ पर ये सिग्नल में ग्रीन वाला पार्ट 30 सेकेंड्स का क्यों रखा है, 1 मिनट का क्यों रखा है, तो उसके पीछे की कहानी पढ़ रहे हैं हम कि ये कैसे रखा जाता है। तो मेथड ऑफ सिग्नल डिज़ाइन के अलग अलग तरीके थे, अप्रोचेस थे, जो हम नाम पता होने चाहिए आपको, जैसे कि ट्रायल साइकिल मेथड, अप्रॉक्सीमेट मेथड, सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस, वेबस्टर मेथड। पहले सिर्फ इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड गेट में ये क्वेश्चन आता था, अब ये एसएससी में भी आने लग गए, स्टेट एग्जाम्स में ये क्वेश्चन रिपीट होने लग गए। आईआरसी, इंडियन रोड कांग्रेस मेथड। पर हम जो पढ़ेंगे फॉर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू अभी, वो पढ़ेंगे हम, दैट इज वेबस्टर मेथड। वेरी इंपॉर्टेंट। इस टॉपिक से, इस चैप्टर से वेबस्टर को छोड़ के पेपर के लिए नहीं जाना है, वेबस्टर आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि इसका क्वेश्चन की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगी आने की। तो स्टार्ट करते हैं वेबस्टर मेथड के बारे में। ये अलग अलग 4 मेथड्स के नाम लिख दिए। तो वेबस्टर मेथड के बारे में एक डेफिनेशन लिख लेते हैं। इट इज द मोस्ट रेशनलाइज्ड मेथड, प्रॉपर सूटेड, जिसमें सब कुछ चीजें कवर होती हैं। मोस्ट रेशनलाइज्ड मेथड फॉर द डिजाइन ऑफ ट्रैफिक। Next, in this method, optimum cycle length, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, optimum cycle length is calculated as, फॉर्मूला मार्क करना, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, C is equal to 1.5 L plus 5 whole divided by 1 minus y। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। C साइकिल लेंथ ही है जो सेकेंड्स में मेजर किया जाएगा। अब यहाँ पर एक L टर्म आ रही है, 5 and 1 minus y। दिस इज वेबस्टर्स अप्रोच टू कैलकुलेट द सिग्नल को जो डिजाइन करना है, एक साइकिल लेंथ को डिजाइन करने का। अब बात करते हैं ये L क्या है और ये Y क्या है। सबसे पहले यहां लिखेंगे here L is equal to total lost time for all phases। टोटल लॉस टाइम कितना है, सभी के सब फेज का मिला के कितना टोटल लॉस टाइम आ रहा है। अलग अलग तरीका बताया गया कि सबको ऐड करके निकाल लेते हैं, बट अगर आपको वेबस्टर का क्वेश्चन आया हुआ पेपर में, अगर वहां स्पेशली लिखा हुआ है कि दैट आप वेबस्टर की बात कर रहे हो, देन अगर वेबस्टर की बात हो रही है तो आपको क्या करना है, इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है लॉसेस निकालने का, वही याद रखना है, दैट इज 2n प्लस आर। और ये n क्या है यहाँ पर, n इज नंबर ऑफ फेज, r क्या है, रेड टाइम, वो दिया हुआ क्वेश्चन में, 2n प्लस आर। यहां से आपको ये L फैक्टर मिलेगा। तो आई होप आपको L समझ आ गया होगा कि L क्या है, टोटल लॉस टाइम ऑफ ऑल फेसेस। 2n प्लस आर वाला कंसेप्ट लगा के आपको निकालना। अब बात करते हैं ये y के। y को बोलते हैं, अभी हमने डिस्कस किया, दैट इज सम ऑफ क्रिटिकल लेन वॉल्यूम रेशियो। क्रिटिकल लेन वॉल्यूम रेशियो, सम ऑफ क्रिटिकल लेन वॉल्यूम रेशियो। y को इस तरह से लिखा जाएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 एंड सो ऑन, जितने भी केसेस उसने आपको दिए होंगे। बट ये y टर्म को समझना कैसे,
वो मेन चीज है। लिखा y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 प्लस y3 एंड सो ऑन। और इस y को डिनोट कैसे किया जाता है वो लिख लेते हैं। y इज इक्वल्स टू q बाय s, q1 प्लस s1 अपॉन s1, q2 अपॉन s2 एंड सो ऑन। और यहाँ पर ये q टर्म क्या है, इट इज नॉर्मल फ्लो। s टर्म क्या है, इट इज सैचुरेटेड फ्लो। क्वेश्चन में ये दोनों चीजें प्रोवाइड की होंगी कि नॉर्मल फ्लो का मतलब क्या और सैचुरेटेड फ्लो का मतलब क्या है। ये दोनों चीजें आपको वहां पर दी गई होंगी कि फ्लो नॉर्मली इतना है, और वही सैचुरेटेड मतलब आपको समझ आना चाहिए। सैचुरेटेड मतलब 3600 डिवाइड बाय h करके हमें सैचुरेटेड की वैल्यू मिलेगी। यहां से हमारे को ये y मिलेगा। ये y की वैल्यू निकाल के और इस वेबस्टर के फॉर्मूले पुट करके हमें ऑप्टिमम साइकिल लेंथ मिल सकती है, जो वेबस्टर की अप्रोच बोली जाएगी। क्लियर? यहां से अगर आप साइकिल लेंथ निकाल लो, उसके बाद कभी कभार एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ग्रीन निकालना टाइम, किसी पार्ट का भी ग्रीन पार्ट निकालना, वो किस तरह से निकाला जाएगा। पहले फॉर्मूला लिख लीजिए और फिर मैं बताता हूँ कैसे इसको अप्रोच करना है। जैसे y1 अपॉन y ब्रैकेट साइकिल लेंथ माइनस लॉसेस। इस चीज को समझते हैं क्वेश्चन के साथ। पहले एक क्वेश्चन देखते हैं इसी कंसेप्ट के ऊपर। ये वेबस्टर का क्वेश्चन है और क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है। एवरेज नॉर्मल फ्लो ऑफ ट्रैफिक ऑन क्रॉस रोड A and B ड्यूरिंग द डिजाइन पीरियड आर 400 and 250 PCU समझो या व्हीकल समझो, बात एक ही है, पर आर। And the saturated flow values on these roads are estimated as 1250 and 1000 PCU per hour. All red time required for pedestrian crossing is 12 seconds. Design a two-phase traffic signal by Webster method. यहाँ डिजाइन लिखे, हम सिर्फ क्या निकालेंगे, हम साइकिल लेंथ निकालेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। पहले देख लेते हैं हमारे पास डाटा के। हमारे पास क्यू क्या था, नॉर्मल फ्लो। नॉर्मल फ्लो रोड ए का कितना दिया हुआ, 400। हमारे पास क्यू बी कितना है, 250। हमारे पास क्यू अपॉन एस सैचुरेटेड कितना है ए डायरेक्शन का, 1250। एस बी कितने हैं हमारे पास, 1000। ठीक है, तो हमारा वेबस्टर का फॉर्मूला क्या है, वेबस्टर का फॉर्मूला है साइकिल लेंथ इज इक्वल्स टू, क्या लिखा था हमने, 1.5 L प्लस 5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस y। तो सबसे पहले निकालते हैं यहाँ पर L। लॉस्ट टाइम कैसे निकलेगा, लॉस्ट टाइम किसके बराबर है, 2n प्लस r के बराबर। 2 इंटू नंबर ऑफ फेजेस कितने हैं यहाँ पर, 2 फेज का क्वेश्चन है, 2 इंटू 2। ऑल रेड कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, ऑल रेड इज 12 सेकेंड्स प्लस 12। तो ये टोटल वैल्यू कितनी होगी मेरे पास, इट इज 16 सेकेंड्स। तो मेरे पास L की वैल्यू आ गई। क्लियर? y निकालने के लिए मैंने क्या बोला था, y1 प्लस y2। और y कैसे निकलता है, y निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, QA अपॉन SA प्लस QB अपॉन SB। QA कितना दिया हुआ, 400 डिवाइडेड बाय SA कितना दिया हुआ, 1250 प्लस 250 अपॉन 1000। इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं ये वैल्यू कितनी आती है। इनको सॉल्व करके जो वैल्यू आ रही है मेरे पास, दैट इज 0.57। 0.57 पुट करते हैं ये वैल्यू सारी की सारी इस इक्वेशन में और देखते हैं आंसर। 1.5 इंटू 16 प्लस 5
होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.57। तो जो आंसर आता है वो देखते हैं। (67.44 seconds, approximately 68 seconds is the answer. आंसर आया था 67.44, 68 seconds is the answer। जो हमारा किसका आया, दैट इज द ऑप्टिमम साइकिल लेंथ, जो हमने किस अप्रोच से निकाला, यूजिंग वेबस्टर्स मेथड। आई होप आपको समझ आया किस तरह से ये y को यूज करना है, l को कैसे यूज करना है, क्लियर होना चाहिए। बट ये हो गया सिर्फ साइकिल लेंथ। इसमें एक और क्वेश्चन है, जैसे अब ये तो एक मेंस का क्वेश्चन था, ये मेंस का प्रॉब्लम है, एंड इसमें डिजाइन बोला हुआ। डिजाइन में अगर आप इतना करके आओगे तो ये क्वेश्चन प्रॉपर कंप्लीट नहीं हुआ। डिजाइन में आपको दो चीजें और निकालनी है कि रोड ए का ग्रीन टाइम और रोड बी का ग्रीन टाइम। तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहां पर एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, यहां ऐड कर लेता हूं। सपोज अगर आपको यहां पर पूछा होता कि मुझे ग्रीन टाइम निकाल के दो, ग्रीन टाइम ऑफ ए कैसे निकालेंगे? ग्रीन टाइम ऑफ ए निकालने के लिए आपको क्या करना है, y ऑफ ए अपॉन टोटल y साइकिल लेंथ में से माइनस कर देना है हमने लॉस। समझ आना चाहिए ये स्टेटमेंट, वाई ए अपॉन वाई। एक बार इसको मैं यहां से एरेज कर लेता हूं, यहां समझते हैं। तो ग्रीन ऑफ ए निकालना है मुझे, तो मैं क्या लिखूंगा, वाई ए कितना है मेरे पास, वाई ए मेरे पास, इसे बोलते हैं वाई ए, ये आ गया, दिस इज वाई ए। इसे क्या बोलेंगे, दिस इज वाई बी, क्लियर। वाई ए मेरे पास है 400 अपॉन 125, इसको सॉल्व करते हैं। 400 अपॉन 125.25 होना चाहिए, 400 अपॉन 1250 0.32 सॉरी 0.32 डिवाइडेड बाय टोटल वाई कितना था, टोटल वाई हमने निकाला हुआ, टोटल वाई इज 0.57, 0.57। साइकिल लेंथ हमने अभी कैलकुलेट की 68 अप्रोक्सीमेटली जो था 68, माइनस लॉसेस हमने एल निकाल के रखा 16। तो इसको अगर सॉल्व करें हम तो देखते हैं इसका आंसर कितना आता है, 16 माइनस 16 इंटू 0.32 0.57, 29.19, 29 तक लिख लेते हैं, 29 सेकेंड्स अप्रोक्सीमेटली लिख रहा हूँ आंसर, आप चेक कर लेना इसको। 67.44 पुट करके भी देख सकते हैं, उसके हिसाब से भी हो सकता है आंसर। मैं जस्ट ये बता रहा हूँ आपको हाउ टू कैलकुलेट। तो हमने किया क्या फॉर्मूला, वाई ए क्या चीज़ है जो मैंने आपको पहले बताया, वाई ए वो वाला पार्ट होगा जो ए रोड का था। सिमिलरली वैसे वाई बी करके हम ग्रीन टाइम ऑफ बी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको खुद कैलकुलेट करना ग्रीन टाइम ऑफ बी कितना आएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया हो कि वेबस्टर को कैसे यूज करते हैं। एक बार चलते हैं अपने ओरिजिनल स्लाइड की तरफ। ये तभी मैंने लिखा था ग्रीन टाइम कैसे निकालेंगे, तो ग्रीन टाइम y1 आपको समझ आना चाहिए, मतलब इस टर्म को यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, दिस इज y1, इसे क्या बोल रहे हैं, दिस इज y2। और ये y क्या है, ये y आ गया, ये टोटल y साइकिल लेंथ जो हम वेबस्टर से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और ये l क्या है, और ये l आ गया मेरे जो लॉसेस होंगे। आई होप आपको ये वेबस्टर का अप्रोच पूरा समझ आया होगा। वेबस्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इसे किसी भी एग्जाम से पहले इस टॉपिक को इग्नोर नहीं करना है। फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, कहीं फॉर्मूला पूछ लेंगे, कहीं कोई पार्ट पूछ लेंगे। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। वेबस्टर के बाद मेरे पास तीसरा टॉपिक आता है ट्रैफिक सिग्नल्स। ट्रैफिक सिग्नल्स, अब आपने देखा होगा रोड पे सिग्नल्स, लाइट्स के अलावा जो रेड लाइट्स, येलो लाइट है जिसको हम एम्बर बोलते हैं, ग्रीन लाइट के अलावा काफ़ी बोर्ड्स होते हैं, सिग्नल्स होते हैं। वो सिग्नल्स का भी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस है, वहाँ से भी एक आधा क्वेश्चन आपके चांसेस होते हैं बनने के। अब सिग्नल्स के नाम पता होने चाहिए पहले आपको। जैसे मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, जैसे ये जो सिग्नल्स हैं इन्हें बोला जाता है रेगुलेटरी सिग्नल्स। यहां पर साथ में लिख देता हूं, टाइप 1 सिग्नल्स में रेगुलेटरी सिग्नल्स।
इनको एक और भी नाम दिया जाता है मैंडेटरी। रेगुलेटरी सिग्नल्स, मैंडेटरी सिग्नल्स, प्रोहिबिटरी सिग्नल्स। ये सिग्नल्स आपके सामने है, आप देख सकते हो। जैसे स्ट्रेट, जैसे प्रोहिबिटेड भी लिख देता हूं यहाँ पे, प्रोहिबिटेड सिग्नल्स। क्लियर? इन सभी सिग्नल्स की अगर आप यहाँ शेप नोटिस करो तो सिर्फ 2 सिग्नल्स ऐसे हैं यहाँ पर, बाकी सब की जो शेप है दैट इज सर्कुलर। क्लियर? पहले मैं यहाँ एक पॉइंट लिखूंगा यहाँ पर जो आपने अपने नोट्स में नोट करने हैं। सर्कुलर इन शेप, किन सिग्नल्स की बात हो रही है? रेगुलेटरी सिग्नल्स की। सर्कुलर इन शेप विद white background, circular in shape with white background and red border। मतलब जितने भी सिग्नल्स हैं इन सब का सर्कुलर शेप रहेगा, व्हाइट बॉर्डर रहेगा, बैकग्राउंड रहेगा, एंड जो उनका बॉर्डर रहेगा दैट विल बी रेड। बॉर्डर मींस ये वाला पार्ट, ये रेड रहेगा। लेकिन यहां पर 2 एक्सेप्शंस हैं, 2 एक्सेप्शंस है, और यही एक्सेप्शंस एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, काफी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि कौन से सिग्नल्स हैं रेगुलेटरी के, या इस तरह से पूछेंगे या सीधे पूछेंगे कि स्टॉप सिग्नल की शेप कैसी है। तो आप देख सकते हो एक सिग्नल है हमारे पास यहाँ पे स्टॉप, जिसका शेप कैसा है? ये 8 साइडेड फिगर है, ये इसे बोलते हैं ऑक्टागोनल। ऑक्टागोनल इन शेप। एक ये इसमें चीज है जो आपको पता होना चाहिए, ये ऑक्टागोनल आ जाएगा। सेकंड थिंग, इसमें जो ये कलर कॉम्बिनेशन होता है ये उल्टा होता है। इसमें जो रेड कलर है दैट विल बी इन बैकग्राउंड, एंड व्हाइट बॉर्डर रहता है। ये चीज अगर मैं यहां दिखाऊं, जिसको मैं शेड कर रहा हूं, ये वाला पार्ट इसका रेड रहेगा, ये वाला पार्ट जो अंदर वाला बैकग्राउंड रहेगा दैट विल बी रेड, और जो बाकी का बॉर्डर होगा वो व्हाइट रहेगा। एक तो एक्सेप्शन हो गया हमारे पास स्टॉप सिग्नल का। शेप इसकी कैसी थी? सर्कुलर नहीं थी, ऑक्टागोनल थी, और बैकग्राउंड कैसा था? रेड बैकग्राउंड था और व्हाइट बॉर्डर था, मतलब बिल्कुल ऑपोजिट जो नॉर्मली होता है। सेकंड जो एक्सेप्शन है हमारे पास वो इसे बोलते हैं गिव वे। गिव वे, गिव वे, गिव वे का जो शेप है बस उसका शेप इन्वर्टेड ट्राइंगल की तरह, शेप उसका इन्वर्टेड ट्राइंगल की तरह, बट उसका जो कलर कॉम्बिनेशन भी होगा वो एग्जैक्टली वैसा ही होगा जैसा बाकियों का। इसका कलर कॉम्बिनेशन व्हाइट बैकग्राउंड रहेगा, और ये जो बॉर्डर है, ये बॉर्डर इसका रेड रहेगा। क्लियर? ये 2 एक्सेप्शंस आपको पता होने चाहिए, दोनों एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एक स्टॉप सिग्नल एंड एक गिव वे। उसके अलावा बाकी सारे के सारे जितने भी हैं वो सब नॉर्मल हमारे सिग्नल, जिनका बैकग्राउंड हमारा जो रहेगा वो व्हाइट एंड बॉर्डर हमारा रेड रहेगा। तो इन दोनों को स्टेटमेंट्स को आपको ध्यान रखना, स्टॉप एंड गिव वे सिग्नल। गिव वे का सिर्फ शेप डिफरेंट है, बट जो उसका कलर कॉम्बिनेशन है वो सेम है, लेकिन स्टॉप के शेप भी अलग है और जो कलर कॉम्बिनेशन है वो एकदम उल्टा है। आई होप आपको ये समझ आया। वेरी इजी क्वेश्चन, बट आता है हर बार एग्जाम में। ऑक्टागोनल इन शेप, रेड बैकग्राउंड। रेगुलेटरी के बाद या मैंडेटरी इसके बाद सिग्नल्स के बाद नेक्स्ट आते हैं हमारे पास वार्निंग सिग्नल्स। उनके फिगर भी देख लेते हैं यहाँ पर। वार्निंग सिग्नल्स कुछ इस तरह से दिखते हैं। ये वार्निंग सिग्नल्स हैं हमारे पास, जैसे ये राइट टर्न कर्व्स, ये सब जो हमें कुछ वार्निंग्स दे रहे हैं। स्पीड कंट्रोल्स आगे, जैसे आगे स्कूल अहेड, तो ये सब चीज़ें जो सिग्नल्स होते हैं ये सब वार्निंग सिग्नल्स आए थे। तो नंबर 2 आप नोट कर लेना,
नोट्स में दूसरे टाइप के जो सिग्नल्स हैं दैट आर वार्निंग सिग्नल्स। ठीक है, इसमें बस आपको डायग्राम बताना इंपॉर्टेंट था, बाकी आपके इजीली आप समझ सकते हो इस चीज को। नेक्स्ट आते हैं, इस टाइप के सिग्नल्स को बोलते हैं इंफॉर्मेटरी सिग्नल्स, जिनसे हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है। आप सबने ये सिग्नल्स देखे होंगे, बोर्ड्स देखे होंगे, सिग्नल्स बोलो या आप साइंस बोल सकते हो, आप इंफॉर्मेटरी साइंस बोल सकते हो सिग्नल्स की जगह। पहले भी आप यहाँ पर साइंस कर देना, वार्निंग साइंस है सॉरी, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आप साइंस लिख देना। ओके, इंफॉर्मेटरी साइंस आपने इस तरह से देखा होगा जिसपे इंफॉर्मेशन मिलती हैं, नेशनल हाईवेज के किलोमीटर्स बताए जाते हैं, डायरेक्शंस बताई जाती हैं, ये सब इंफॉर्मेटरी साइंस में आते हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। नॉर्मल स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो हम डिस्कस कर रहे थे ट्रैफिक सिग्नल, जिसके बारे में हमने बता दिया कि 3 तरह के हमने डिस्कस किए। अपने पास इंफॉर्मेटरी था, रेगुलेटरी था, जिसके अंदर हमने स्टॉप के बारे में बात की। अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा, बट आपको पता होना चाहिए कि अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया तो ये वैल्यूज कैसे कैसे आपको याद रखनी है। जैसे ये एक टॉपिक है, इसे बोलते हैं हम कन्फ्लिक्ट पॉइंट्स। कन्फ्लिक्ट पॉइंट्स, कन्फ्लिक्ट पॉइंट्स का मतलब क्या होता है कि जब भी इंटरसेक्शन हो रही है, मतलब अगर इस तरह का कोई एक रोड है, इस तरह का एक रोड है, एंड आपको पूछा जा रहा है कि कहां कहां चांसेस है कन्फ्लिक्ट होने के, इंटरसेक्ट होने के। सपोज एक व्हीकल इस डायरेक्शन से आ रहा था यहां से, और एक व्हीकल इस डायरेक्शन में आ रहा था यहां से, तो चांस है कि इस जगह पर आके, तो चांसेस हैं कि यहां पर आके एक, सपोज ये व्हीकल इधर को जा रहा था, इस जगह पर आके कन्फ्लिक्ट बन जाए। सिमिलरली एक व्हीकल कोई अगर यहां से आ रहा होता तो इस व्हीकल का चांस है यहां पर आके कन्फ्लिक्ट हो जाए। अगर कोई व्हीकल यहां से टर्न ले रहा है तो उसके भी चांसेस है यहां पर आके कन्फ्लिक्ट हो जाए। तो ये कन्फ्लिक्ट्स आपको पता होने चाहिए, कन्फ्लिक्ट पॉइंट्स कितने बनते हैं अगर किस टाइप का रोड हो, उसका ये टेबल है। तो पहले इस चीज को लिख लेते हैं एक बार कि कन्फ्लिक्ट्स के बारे में अगर क्वेश्चन आ गया तो कैसे इसको लिखना। पहले आप ये नोट कर लो, ये टेबल आपके लिए पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है वो मैं बता देता हूं आपको। नंबर ऑफ लेन्स जैसे दिया हुआ है, रोड ए एंड रोड बी नाम लिए हुए रोड्स के, जैसे दोनों 2 लेन रोड्स हैं और दोनों 2 वे ट्रैफिक, अगर 2 लेन रोड है और दोनों 2 लेन रोड हैं और दोनों में 2 वे ट्रैफिक है, तो चांसेस ऑफ कन्फ्लिक्ट पॉइंट्स जो बनने के चांसेस हैं देयर आर 24। इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा गया हुआ। अगर एक रोड 1 वे है और दूसरा रोड 2 वे है तो चांसेस ऑफ कन्फ्लिक्ट पॉइंट्स हैं 11। फर्स्ट रो से ही क्वेश्चन बना हुआ है, बट मैं आपको टेबल पूरा बता रहा हूँ। दोनों 2 लेन रोड है, एक 1 वे है और एक 2 वे है, तो चांसेस ऑफ कन्फ्लिक्ट पॉइंट्स हैं 11। अगर दोनों आपके 1 वे रोड हैं तो चांसेस ऑफ कन्फ्लिक्ट पॉइंट्स हैं 6। ये फर्स्ट रो से एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है। 24, 11, 6 ये आपको पता होना चाहिए कि अगर 2 लेन रोड है जैसे ए एंड बी, तो आपके पास 1 वे अगर मतलब दोनों रोड्स को अगर 1 वे रखा हुआ तो नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स कितने बनेंगे? 6। इस तरह से आपको यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। आई होप आपको ये समझ आया हो। तो चेक कर लेते हैं, अगर इसके रिलेटेड कोई भी डाटा है तो डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो इन्हें बोलते हैं कन्फ्लिक्ट पॉइंट्स। अब कन्फ्लिक्ट पॉइंट्स जब बनते हैं तो आपको कुछ शेप्स पता होने चाहिए कि किस टाइप के शेप्स आ सकते हैं कन्फ्लिक्ट पॉइंट पे। जैसे ये जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ यहाँ पर, एक व्हीकल इधर को जा रहा था और एक व्हीकल ऊपर को जा रहा था, मतलब अगर इस टाइप का कहीं पे इंटरसेक्शन हो, कन्फ्लिक्ट आए, तो इसे बोलते हैं हम क्रॉसिंग कन्फ्लिक्ट। ठीक है, जैसे ये बनाया था मैंने, एक व्हीकल सीधा जा रहा है
और एक व्हीकल किसी दूसरी डायरेक्शन से आके यहाँ मिल रहा है। इस टाइप के कन्फ्लिक्ट को हम बोलते हैं मर्जिंग कन्फ्लिक्ट्स। मर्जिंग हो गया, डाइवर्जिंग हो गया, मर्जिंग कन्फ्लिक्ट्स। एक और बना लेते हैं, एक व्हीकल इधर जा रहा है, दूसरा व्हीकल इधर जा रहा है। वीविंग कन्फ्लिक्ट्स, नाम आपको पता होने चाहिए, वीविंग कन्फ्लिक्ट्स। ये मैंने टेबल बनाया हुआ है, लेकिन टेबल में से जो ज्यादातर आपको क्वेश्चन आएगा वो फर्स्ट 3 वैल्यूज का ही पूछेंगे। ये काफी बार आ चुका, 24, 11 एंड 6, इनका ध्यान रखना। ये 3 तरह के कन्फ्लिक्ट्स आपको ज्यादातर दिखेंगे। आई होप आपको ये समझ आया हो कि कन्फ्लिक्ट्स किस तरह से होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक बार इसका एक पिक्चर दिखा दूंगा जिसमें आपको ये कन्फ्लिक्ट्स बने होंगे, किस किस तरह से कन्फ्लिक्ट्स दिखते हैं। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, अपना नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज रोटरी। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, गेट पॉइंट ऑफ व्यू से, ईएससी पॉइंट ऑफ व्यू से रोटरी, एंड आजकल तो जे लेवल के एग्जाम्स में भी काफी बेसिक क्वेश्चंस रोटरी के ऊपर बन जाते हैं। अब ये रोटरी क्या है, उसकी गाइडलाइंस आपको पता होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं रोटरी के बारे में लिखना। पहली चीज तो आपको पता होना चाहिए रोटरी है क्या, दिखता कैसे। कुछ इस तरह से ये चीज जो बेसिकली दिस इज नोन एज रोटरी। आप सबने कभी ना कभी ट्रेवल किया होगा तो और ये चीज देखी होगी। सेंटर आइलैंड होता है, अलग अलग जगह से इंटरसेक्शंस होती हैं। यहाँ से जैसे सपोज एक रोड आ रही है, यहाँ से एक बाहर जा रहे हैं, यहाँ से भी एक एंट्री है, यहाँ से एग्जिट है, सेम इस तरह से, इसे बोलते हैं रोटरी। कैनॉट प्लेस की एग्जाम्पल को हम एक रोटरी बोल सकते हैं, बहुत बड़ी एग्जाम्पल है वो। तो रोटरी को किस तरह से डिजाइन किया जाता है, पहला क्वेश्चन। रोटरी को क्यों डिजाइन किया जाता है, मतलब हमें क्या नीड लगती है कि यार हमें रोटरी वहां बनानी पड़ेगी, एंड ये जितनी भी टर्म्स यहाँ पर आ रही हैं इनका क्या क्या पर्पस है, तो हम डिस्कस करेंगे। तो ये चीज हमने रोटरी स्टार्ट करना है। स्टार्ट करते हैं लिखना इसके बारे में। IRC has suggested that rotary can efficiently handle maximum traffic volume of, पहले यहां पर लिखना आपने 3000 व्हीकल्स पर आवर, ये मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, एंड मैक्सिमम ऑफ 500 व्हीकल्स पर आवर entering from all legs of intersection। मतलब ये एक तरह से मैक्सिमम पर लेग बोला, बट ये मिनिमम हो गया। बट आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ काफी बार, या तो आपको ये मिल जाएगा तब भी क्लिक कर सकते हो, बट आजकल 3000 की जगह वो 5000 ऑप्शन भी आता है कि मैक्सिमम वो 5000 व्हीकल्स पर आवर ले ले एंड मिनिमम वो 500 ले ले। तो आप वो भी, अगर आपको ऑप्शन मिले वो भी आप मार्क कर सकते हो, दोनों ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। IRC has suggested that rotary can efficiently handle a maximum traffic of 5000 vehicles per hour and maximum of 500 vehicles per hour entering from all the legs of intersection। क्लियर? तब जाके हमें रोटरी की नीड पड़ती है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट रोटरी के लिए, डिजाइन एलिमेंट्स। रोटरी बेसिकली दिखता कैसे। हमने मोस्टली जितने भी रोटरी देखी होंगी उनकी जो शेप रहती है ओवल या सर्कुलर शेप जैसे बोलते हैं। जैसे कुछ शेप्स मैंने यहां आपको दिखा दूं, जैसे ये सर्कुलर शेप जो ज्यादातर प्रेफरेबल शेप है,
एलिप्टिकल शेप, टर्बाइन शेप, ठीक है, टेंजेंशियल शेप। ये कुछ शेप्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, लेकिन सर्कुलर शेप इज द मोस्ट एफिशिएंट जो हम यूज करेंगे। इस तरह से दिखते हैं, लिख लेते हैं इनके बारे में। सर्कुलर शेप is preferred when all roads meeting are equally important। ठीक है, जब ऑल रोड, जितने भी रोड कनेक्ट हो रहे हैं उसको, वो सभी इंपॉर्टेंट हैं तो हम सर्कुलर शेप को प्रेफर करेंगे। अगर सब इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं है तो सेकंड प्रेफरेंस जो अगर देनी होगी तो हम किसको देंगे? एलिप्टिकल शेप को। सेकंड प्रेफरेंस अगर आपको देनी है तो आप एलिप्टिकल शेप को देंगे, बट फर्स्ट प्रेफरेंस जो रहेगी हमारी, दैट विल बी सर्कुलर शेप। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। स्पीड, रोटरी जब डिजाइन कर रहे हैं तो वहां पर स्पीड कितनी होनी चाहिए? तो इसका बड़ा ही एक सिंपल सा फंडा है। अगर आप रोटरी रूरल एरिया में डिजाइन कर रहे हैं तो आपकी स्पीड 40 kmph होनी चाहिए, और अगर आप रोटरी एक अर्बन एरिया में डिजाइन कर रहे हैं 30 kmph होनी चाहिए। एक स्टेट एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसको आप याद रखना। ये दोनों वैल्यूज आपसे पूछ सकते हैं, एक एग्जाम में आ चुका है, जेई लेवल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं डिजाइन स्पीड। डिजाइन स्पीड के बाद रेडियस। अब रेडियस की बात करेंगे। रेडियस काफी टाइप के होंगे यहाँ पर, एंट्री रेडियस, एग्जिट रेडियस, सेंटर आइलैंड रेडियस। तो आपको इन सब के बारे में हल्का फुल्का आइडिया होना चाहिए कि ये चीजें क्या हैं। मोस्टली जहां पर स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर दी जाती है, मतलब रूरल की बात कर रहा हूं, वहां का जो एंट्री रेडियस रहता है वो 20 to 35 मीटर्स तक रहता है। बट अगर हमें प्रेफर करना होगा तो हम 20 मीटर्स प्रेफर करेंगे। और अगर यही चीज मैं 30 किलोमीटर पर आवर वाली जगह की बात करूं, मतलब अर्बन की बात करूं, वहां पर जो एंट्री रेडियस रहेगा दैट विल बी 15 to 25 मीटर। उधर अगर मुझे प्रेफर करना होगा एक वैल्यू तो मैं 15 प्रेफर करूंगा। क्लियर? ये आगे एंट्री रेडियस। एंट्री रेडियस दिखते कैसे हैं, एक बार इसको भी देख लेते हैं। कुछ इस तरह से होंगे एंट्री रेडियस। ये देखिए, ये आ गया आपका एंट्री विड्थ, ये आ गया आपका एंट्री जब चल रही है आगे यहां से, ये जो रेडियस फॉर्म हो रहा है दिस इज नोन एज एंट्री रेडियस। ये आपका यहां से अगर एग्जिट हो जाएगा तो आ जाएगा एग्जिट रेडियस। क्लियर? हर जगह पर होगा। जैसे अगर यहां से एंट्री होगी तो इसका एक अपना यहाँ एक रेडियस बनेगा, और यहां से अगर एग्जिट होगा बाहर तो इसका अपना एक रेडियस बनेगा। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, इस फिगर को आप नोट कर लेना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हमारे पास ये मैंने एंट्री रेडियस के बारे में बात की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एग्जिट का रेडियस अप्रोक्सीमेटली कितना होता है। जो रोटरी का एग्जिट होता है उसका रेडियस कितना होता है? दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1.5 to 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ एंट्री। क्लियर? और रेडियस ऑफ सेंटर आइलैंड कितना होता है? सेंटर आइलैंड भी आपको पता होना चाहिए। सेंटर आइलैंड किसे कहते हैं? दिस इज नोन एज सेंटर आइलैंड। ये रेडियस इसका रेडियस कितना होगा? ये भी एक एग्जाम का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क कर लेना। जो चीज आ चुकी है वो आपसे अब गलत नहीं होनी चाहिए। इट इज 1.33 टाइम्स ऑफ आर एंट्री, और इसको ऐसे भी 4/3 लिख दो ऑफ आर रेडियस एंट्री का। ये मैं बेसिक चीजें बता रहा हूँ जो आपको पता होना चाहिए, जो डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको जे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट लिखते हैं, इसके बाद आता है विड्थ। नंबर 4 हमारे पास अब आ रहा है विड्थ।
रेडियस हो गया, शेप्स की बात होगी, स्पीड की बात होगी। अब बात करेंगे विड्थ के बारे में। विड्थ भी एक बार देख लेते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, दिस इज एंट्री विड्थ, दिस इज एग्जिट विड्थ, क्लियर। ये आगे विड्थ हमारे पास, ये आगे हमारे पास अप्रोच विड्थ, जहाँ से एंटर कर रहे हैं, यहाँ से हम ये चीज एंटर होती है, यहाँ भी होगी, हर जगह पर होगा अप्रोच विड्थ। आपको ये विड्थ के बारे में पता होना चाहिए। लिखते हैं इसके बारे में। विड्थ ऑफ द रोटरी is equal to E1 plus E2 divided by 2, मतलब उनका एवरेज प्लस 3.5। पहले तो ये समझ आना चाहिए E1 E2 क्या है। E1 E2 मेरे पास एंट्री एंड एग्जिट की विड्थ्स हैं। अगर ये दोनों ना दी हो तो आप इसको एक सेम मान के चल सकते हो, ठीक है। इनका एवरेज लेना है प्लस 3.5 करना, आपको विड्थ ऑफ द रोटरी मिल जाएगी, क्लियर। और ये मीटर्स में मिलेगा, इस फिगर में आप देख सकते हो इस तरह से। अब हम बात करेंगे वीविंग विड्थ के बारे में, ठीक है, वीविंग लेंथ के बारे में। ये दोनों टर्म्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पूछ लेते हैं वो, लिख लेते हैं। नेक्स्ट, वीविंग लेंथ। वीविंग लेंथ जब भी निकालना है आपको, लेंथ शुड नॉट बी लेस देन, L should not be less than 40। ये वैल्यू 40 से कम नहीं होनी चाहिए, इसलिए इसको काफी बार 40 ही एज्यूम कर लेते हैं, क्लियर। ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको ध्यान रखनी है जब भी आपको रोटरी बेस्ड क्वेश्चन आता है। अभी बिल्कुल थ्योरेटिकल टर्म्स में चल रहा हूं, अभी कोई फॉर्मूला नहीं आया। अब जो मेन चीज है रोटरी की, दैट इज कैपेसिटी। जो मेन क्वेश्चन बनता है, हमें क्वेश्चन आएगा कैपेसिटी निकालो रोटरी की। कैपेसिटी ऑफ रोटरी, इसको प्रैक्टिकल भी लिखते हैं कभी कभी, प्रैक्टिकल कैपेसिटी ऑफ रोटरी, पीसीआर, प्रैक्टिकल कैपेसिटी ऑफ रोटरी। कितनी व्हीकल्स उसमें आ सकते हैं, तो पीसीयू पर आर या व्हीकल पर आर इज इक्वल टू, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, 280 W ब्रैकेट 1 प्लस E बाय W ब्रैकेट 1 माइनस P बाय 3 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस W बाय L। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको पहले मार्क कर लो। इसमें मैक्सिमम टर्म्स आप पढ़ चुके हो, अभी सिर्फ एक पी टर्म आप नहीं पढ़े हो। पी क्या है वो डिस्कस करेंगे। 280 W ब्रैकेट 1 प्लस E बाय W ब्रैकेट 1 माइनस P बाय 3 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस W बाय L। अब इस फॉर्मूले में E क्या है, W क्या है और P क्या है, L क्या है, ये टर्म्स के बारे में बात करते हैं जो आपको ऑलरेडी पता भी है। बट मेन चीज जो हमने इसमें सीखनी है वो है P, ठीक है। इसको अलग रखते हैं, बाकी टर्म्स को एक बार लिख लेते हैं। W E L, क्लियर। हमारे पास E आ जाएगा अपने पास, जो हम लास्ट स्लाइड में बात कर रहे थे, एंट्री और एग्जिट विड्थ के बारे में। W हमारे पास आ जाएगा, जो हमारे पास विड्थ ऑफ द रोटरी होगा वो निकाला होगा। एंड L हमारे पास आ जाएगा वीविंग लेंथ, जो हमने यहां से फाइंड आउट की होगी। बट मेन चीज जो सीखने वाली, दैट इज P। P को बोलते हैं प्रोपोर्शनल रेशियो। P को बोला जाता है प्रोपोर्शनल रेशियो। एक चीज और ऐड कर लेना उससे पहले, ये वैल्यू के साथ जैसे 40 लिखा हुआ है, यहां पर 4W भी लिख लेना। W ये,
L शुड नॉट बी लेस देन 4W भी एक बार ये भी क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, L शुड नॉट बी लेस देन 4W। L should not be less than 4 times of W। तो प्रोपोर्शन रेशियो की बात करें, इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, दैट इज B प्लस C होल डिवाइडेड बाय A प्लस B प्लस C प्लस D। मेन ये चीज है जिस पे आपको ध्यान रखना, बिकॉज कभी कभार एग्जाम टू एग्जाम शायद वो ये पूरे क्वेश्चन के ऊपर आप यहाँ से क्वेश्चन ना बने, बट वो अकेली ये चीज पूछे आपसे, प्रोपोर्शन रेशियो निकाल के दो। क्लियर? P स्टैंड्स फॉर प्रोपोर्शन रेशियो, जिसमें B प्लस C होल डिवाइड बाय A प्लस B प्लस C प्लस D है। इसको एक और चीज अगर इसको लिखना हो तो इस तरह से भी लिख सकते हैं हम, P इज इक्वल्स टू वीविंग ट्रैफिक होल डिवाइडेड बाय, ये B प्लस C को मैं वीविंग ट्रैफिक बोल रहा हूँ, मतलब B प्लस C होल डिवाइड बाय टोटल ट्रैफिक। और टोटल ट्रैफिक क्या है? A प्लस B प्लस C प्लस D, सबको ऐड करके। ये चीज है, आपका मेन फोकस इस पर रहना चाहिए, ये पीक है। इसको समझने के लिए हम एक स्लाइड चेक करते हैं। आपको यहां पर अगर मैं लिखूं A B C और D, ठीक है, आपको ये समझना है A क्या है, B क्या है, C क्या है और D क्या है। क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आए, जैसे आपके सामने अगर एक क्वेश्चन रखूं, कुछ इस तरह से क्वेश्चन होगा जो हम डिस्कस करेंगे, तो आपको ये समझ आना चाहिए कि ये LT है, लेफ्ट टर्न, स्ट्रेट, राइट, ये चीजें क्या है, कैसे इसको जज करना। तो एरोज ये जो इंडिकेट कर रहे हैं, ये डायरेक्शन इंडिकेट कर रहे हैं। तो वैसे ही एक एक डायरेक्शन का मतलब किसी का A होगा, किसी का B होगा, किसी का C और किसी का D होगा। तो अलग अलग तरीके से अगर आप बुकिश लैंग्वेज की तरफ जाओगे तो शायद आपको इतनी जल्दी समझ नहीं आए। तो हम एक सिंपल सी एक ट्रिक याद रखेंगे जिससे हमारा ये क्वेश्चन सही निकलेगा। पहले लिख लेते हैं, A का मतलब क्या, लेफ्ट टर्निंग ट्रैफिक मूविंग लेफ्ट एक्सट्रीम। ये लैंग्वेज ऐसे समझ नहीं आएगी, बट जब हम एक प्रैक्टिकली देखेंगे तब आप क्लियर कर जाओगे ये चीज क्या है। बी है क्रॉसिंग एंड वीविंग ट्रैफिक टर्निंग towards right while entering to the rotary। C क्या है यहां पर, क्रॉसिंग वीविंग ट्रैफिक टर्निंग लेफ्ट while exiting rotary। ये भी आपको पॉइंट्स पहले लिख लेने, देन हम समझेंगे। और लास्ट में D क्या है, राइट टर्निंग ट्रैफिक मूविंग along right extreme lane। पहले आप ये नोट कर लो, बट आपने ऐसे समझना नहीं है, इसे हम एक ट्रिक की तरह समझेंगे जिसमें A B C D आपको आराम से समझ आ जाएगा कि बेसिकली ये चीज क्या है। सपोज मैं यहां पर एक रोटरी बनाता हूं, सेंटर आइलैंड आ गया,
इस तरह से। क्लियर? इसका नाम लिखते हैं यहाँ पर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। मैं सेंटर लाइन बना रहा हूँ यहाँ पर, ये सेंटर आइलैंड आ गया। लेग हमें या तो एग्जाम में खुद दी होगी, लेग मतलब डायरेक्शन खुद बताई होगी उन्होंने कि इस डायरेक्शन में ट्रैफिक जा रहा है, या आपको ये एज्यूम करना पड़ेगा जब आपको बड़ा क्वेश्चन हो, वो मैं बताऊंगा कैसे, आपको सारी लेग्स चेक करनी पड़ेंगी। अदरवाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में वो खुद मेंशन करेगा कि मैं इस लेग की बात करूं, आप मुझे प्रोपोर्शन रेशियो निकाल के दो, या मुझे आप जो हम कैपेसिटी निकाल के दो रोटरी की कितनी है। अब लेग की बात करते हैं, यहाँ देखते हैं, ध्यान से देखना, वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपने ए बात करना है, ABCD है, 4 चीजें, ए की बात करनी है। ए वो वाले व्हीकल्स होंगे, नंबर ऑफ व्हीकल्स होंगे जो जिस लेग की बात की जा रही है 1, जो 1 से 2 की तरफ जितने भी व्हीकल्स जा रहे होंगे वो वाले व्हीकल्स को हम की क्वांटिटी को हम ए में लिख देंगे। मतलब सपोज अगर आपको क्वेश्चन में दिया जाता है कि जो यहाँ से 1 से 2 की तरफ जो गाड़ियां जा रही वो है 200 इन नंबर, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 200। लेट अस सपोज कि अगर ये वैल्यू ऐसे दी जाती है, तो हमें कैसे पता ए हमेशा वो वैल्यू होगी जो लेग आप सॉल्व कर रहे होगे। सपोज आप लेग सॉल्व कर रहे हो 3 to 4, तो 3 से 4 की तरफ जाने वाला ट्रैफिक जो होगा वो हमारा क्या बन जाएगा, ए की वैल्यू बन जाएगी। तो वेरी इजी, अगर लेग 2 से 3 होगी तो 2 से 3 में जाने वाला ट्रैफिक आपका क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। अब किसी को अगर ये डाउट है कि 2 से 4 अगर आपको लेग दिया होगा, लेग कभी इस तरह से नहीं दी जाएगी, लेग हमेशा एडजेसेंट होगी। 1 से 2 हो सकती है, 2 से 4 3 हो सकती है, 3 से 4 हो सकती है, या 4 से 1 हो सकती है। आई होप ये क्लियर है आपको। चलते हैं बी की तरफ। नेक्स्ट है बी। बी चीज क्या है, बी वो ट्रैफिक है जो लेग निकला 1 से है, देखते रहना एरो को, निकला 1 से है, बट वो जिस लेग की बात हो रही है 1 से 2 में एग्जिट नहीं कर रहा है, उसके अलावा जितने एग्जिट पॉइंट्स है वो वहां जा सकता है। जैसे 1 से 3 में जा सकता है और 1 से 4 में जा सकता है। डायग्राम एक बार फिर से इसको करेक्ट करता हूं। मतलब 1 से निकलने वाला ट्रैफिक जो 2 में नहीं जाएगा 3 में जाएगा, या 1 से निकलने वाला ट्रैफिक जो 3 में नहीं 2 में नहीं जाएगा, वो जो 4 में जाएगा, वो दोनों की वैल्यूज को हम ऐड करके किस में लिखेंगे, बी में। मतलब व्हीकल जो 1 से निकल रहे हैं या तो 3 में जा रहे हैं वो, प्लस व्हीकल जो 1 से निकल रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं 4 में जा रहे हैं, वो वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, वो वैल्यू को बोलेंगे बी के अंदर। क्लियर? अब बात करते हैं सी के बारे में। सी के बारे में बात करते हैं जब, तो देखते हैं वहां पर हमारे पास क्या टर्म बन रही है। अब आपने क्या करना है, यहां वो व्हीकल्स लिखने हैं जो 1 and 2 जो लेग हमें दिया गया है उसको छोड़ देना है। मतलब 1 के अलावा और कहां कहां से व्हीकल्स 2 में जा रहे हैं। 3 वाला व्हीकल 2 में जाएगा एंड 4 वाला व्हीकल भी 2 में जाएगा। मतलब व्हीकल्स कमिंग फ्रॉम थर्ड पार्ट और सेकंड में जाए वो, प्लस व्हीकल्स कमिंग फ्रॉम फोर्थ जो 2 में जाए वो। समझना इससे ध्यान से। आपने जब भी ये चीज करनी है, मैं अब आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक कैसे याद रखनी है। अब बात करते हैं सबसे पहले बी के बारे में। जो ट्रिक, अब ट्रिक की बात करेंगे। ट्रिक में आपने क्या करना है, जब बी फाइंड आउट करना है तो आपने जो लेग का आपको ये एंट्री होता है और ये एग्जिट है, ठीक है। बी एग्जिट वाले पार्ट के ऊपर आपने अपना हाथ रख देना, इसे क्लोज कर देना और देखना यहां से निकलने वाला ट्रैफिक और कहां कहां जा सकता है। यहां से निकलने वाला ट्रैफिक इसके अंदर भी जा सकता है, वो जो वैल्यू दी होगी आपको, ये बेसिकली वैल्यू ऐसे दी जाती है। ये 3 एरोज बनाए होंगे पीछे इसके।
स्ट्रेट का मतलब होगा 1 से 3 में जाने वाला, यहाँ 1 लिखा है, ये 1 से 2 में जाने वाला ट्रैफिक यहाँ, 1 से 3 में जाने वाला ट्रैफिक यहाँ, और 1 से 4 में जाने वाला ट्रैफिक यहाँ लिखा होगा। तो यहाँ से जो गाड़ी आ रही है अब वो किसी जगह भी जा सकती है, 1 से 2 भी जा सकती है, 1 से 3 भी जा सकती है, और 1 से 4 भी जा सकती है। तो जब 2 की बात करनी है तो आपने क्या करना है, गिवन एग्जिट को क्लोज कर दो। आपका एग्जिट क्या था, आपका एग्जिट था 2, उसको बंद कर दो और देखो 3 और 4 में कौन सी कितनी व्हीकल्स जा रहे हैं। मतलब आपने सिंपल क्या करना है, आपने बी जब फाइंड आउट करना है तो इन शॉर्ट लिख लेना नोट्स में, एग्जिट को हमने क्लोज कर दिया, गिवन एग्जिट को क्लोज कर दिया और देखा उसके अलावा व्हीकल्स कहाँ कहाँ जा रहे हैं। सिमिलरली जब हमने सी फाइंड आउट करना है तो हम सी में क्या करेंगे, सी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, सी फाइंड आउट करना है तो हम अपना एंट्री को क्लोज करेंगे। ये लाइंस लिखना जो मैं ट्रिक बता रहा हूं आपको, एंट्री को क्लोज करेंगे और देखेंगे और कहां से व्हीकल एग्जिट में जा रहा है। 3 से व्हीकल एग्जिट में जा सकता है और 4 से व्हीकल एग्जिट में जा सकता है। आई होप आपको ये समझ आया। अगर एक डायग्राम को एक बार देखें, जैसे ये डायग्राम थी हमारे पास, ये यहाँ देखो आप कितने जरा ट्रैफिक मिक्सअप हो रहे हैं। कोई यहाँ से ट्रैफिक सीधा भी जा रहा है, तो ट्रैफिक कहीं से भी कहीं भी जा सकता है। इसलिए इसको बड़े ही प्रैक्टिकली आप इस तरह से समझोगे, और जब मैं इसका एक न्यूमेरिकल बताऊंगा तो आपको ये कंप्लीटली कंसेप्ट बैठ जाएगा किस तरह से अप्रोच करना है। ध्यान से देख लो। एंड बचा लास्ट वैल्यू, दैट इज डी। डी क्या है, डी में आपने एंट्री एंड एग्जिट दोनों को क्लोज कर देना है। एंट्री और एग्जिट दोनों को क्लोज कर देना और देखना है इन दोनों के अलावा और व्हीकल्स कहां जा सकते हैं। तो 3 से निकलने वाला व्हीकल 4 में जाएगा, ये लेंगे, या 4 से निकलने वाला व्हीकल 3 में जाएगा, ये लेंगे। फिगर को एक बार फिर से बनाते हैं। यहां देखो, ये आ गया सेंटर आइलैंड, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ। क्लियर। हम बात करते हैं अब डी की, और लेग मैंने जो रखी हुई है ओपन, वो लेग का नाम है 1 से 2। और ये क्वेश्चन में दिया होगा आपको लेग, अदरवाइज आपको नहीं दिया होगा तो आपको कैसे फाइंड आउट करना है वो बता दो। डी जब निकालना है तो आपने फंडा याद रखना है। क्या फंडा है, एंट्री एंड एग्जिट दोनों को क्लोज कर दो। मेरा एंट्री क्या है यहाँ पर 1, एग्जिट क्या है 2, इन दोनों को मैं क्लोज कर देता हूँ। अब बचा क्या, ये ट्रैफिक बचा। अब जिसने 3rd से 4th में जाना है वो ट्रैफिक तो आउटर लेन लेके निकल सकता है, उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। 4 से 3 वाले ट्रैफिक को ही कंसीडर किया जाएगा। तो जब डी निकालना है तो व्हीकल्स कमिंग फ्रॉम 4 to 3। अब काफी स्टूडेंट्स को ये डाउट होगा कि 3rd से 4 क्यों नहीं लिया। लेफ्ट टर्न्स हम फ्री मानते हैं, लेफ्ट टर्न्स हमारे इजीली एक्सेस कर सकते हैं, अलग से उसके लिए एक पाथ बना होता है लेफ्ट टर्न्स के लिए, तो वो हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। आई होप आपको ये समझ आना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी डाउट होगा इसके लिए तो आप कमेंट्स में मेंशन कर देना, आई विल क्लियर इट। नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता दूंगा ये कैसे करना है, बट इसको समझना है आपने। तो जब यहाँ से वैल्यूज हमारी ए, बी, सी एंड डी की फाइंड आउट होंगी, जब ये सारी वैल्यूज फाइंड आउट होंगी तो हम सभी वैल्यूज को पुट करेंगे और यहाँ से हमें प्रोपोर्शन रेशियो की वैल्यू मिल जाएगी। एक प्रोपोर्शन रेशियो मिल जाएगा, दैट इज पी। वो पी की वैल्यू को हम अपने कैपेसिटी वाले फॉर्मूले में 280W ब्रैकेट 1 प्लस ई बाय डब्ल्यू 1 माइनस पी बाय 3 अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू बाय एल में पुट करेंगे, और वहां से हमें पीसीयू का क्वेश्चन अगर आता है, जो चांसेस बहुत कम है ये पूरा क्वेश्चन पूछेंगे, पूछना आपसे उन्होंने प्रोपोर्शन रेशियो है, तो वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप ये क्लियर हो। कोई भी डाउट होगा इसमें एक बार ये फिर से आप रिपीट करके देख लेना, क्या चीज़ मैंने बताई, कौन सा सर्कल कहाँ से आया, उस चीज़ पे आपने ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर, जिसपे हमारा एक कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि क्या क्वेश्चन था वो, सो दैट आपको जितना भी डाउट होंगे वो यहाँ से मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है। ट्रैफिक फ्लो इन एन अर्बन एरिया एट राइट एंगल इंटरसेक्शन ऑफ 2 मेजर रोड्स
are given as below. Both roads are has a carriage width of 15. आपको ये सारी की सारी वैल्यूज दी गई हैं. LT का मतलब लेफ्ट टर्न, ST का मतलब हो गया स्ट्रेट एंड RT हो गया राइट टर्न. इन वैल्यूज को देखते हैं एक बार और मैं आपको बस आइडिया दूंगा कि बनाना कैसे, और सिर्फ हम P पे पहले कॉन्सेंट्रेट करेंगे, P कैसे फाइंड आउट करना, बाकी चीजें रहने देंगे. अगर मैं इसको एक फिगर की तरह बनाए पहले, तो पहले आपको समझ आना चाहिए कि रोटरी बनानी कैसे. इस तरह से देखते हैं. इसको नॉर्थ मान लेते हैं, इसको साउथ मान लेते हैं, इसको ईस्ट मान लेते हैं और इसको वेस्ट मान लेते हैं. फिर अब यहां देखते हैं नॉर्थ की बात की. नॉर्थ का लेफ्ट टर्न, अब मैं नॉर्थ में यहां पर हूं तो मेरे लिए एक ये स्ट्रेट होगा, मेरे लिए ये लेफ्ट टर्न होगा, मेरे लिए ये राइट टर्न होगा. नॉर्थ का स्ट्रेट है 650, यहां लिखा हुआ है नॉर्थ का स्ट्रेट. नॉर्थ का लेफ्ट है 415, नॉर्थ का राइट है 300. अब ईस्ट का चेक करते हैं. ईस्ट का स्ट्रेट क्या है 550, ईस्ट का स्ट्रेट इज 550. ईस्ट का लेफ्ट क्या है 300. ईस्ट का राइट क्या है, ईस्ट का राइट इज 250. साउथ की बात करते हैं. साउथ का स्ट्रेट क्या है 400. एक अच्छी प्रॉब्लम उठाइए ताकि आपके कंसेप्ट बन जाए. 400. साउथ का राइट कितना है, साउथ का राइट इज 225 एंड साउथ का लेफ्ट इज 350. सिमिलरली वेस्ट का स्ट्रेट कितना है 500. वेस्ट का लेफ्ट कितना है 400 एंड वेस्ट का राइट कितना है 300. ठीक है, ये आ गया मेरा सेंटर आइलैंड. अब सपोज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता तो वो को मेंशन कर देता कि मुझे लेग है नॉर्थ साउथ का, सॉरी नॉर्थ साउथ तो बनेगा नहीं, नॉर्थ ईस्ट निकाल के दो, ये लेग बोल सकते हैं. क्लॉकवाइज ही चलना है हमने. एक लेग हम अभी सॉल्व करेंगे एंड आपके लिए होमवर्क रहेगा कि आप बाकी की जितनी भी लेग्स बन सकती होंगी उनके आंसर्स फाइंड आउट करेंगे एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे. जैसे अगर मैं लेग आपके सामने नॉर्थ और ईस्ट की लेग लूं और आपसे पूछूं कि मुझे प्रोपोर्शन रेशियो निकाल के दो, तो प्रोपोर्शन रेशियो का फॉर्मूला क्या है, B प्लस सी अपॉन A प्लस B प्लस C प्लस D. क्लियर. तो बात करते हैं सबसे पहले A. अब ए मैंने आपको क्या बताया, जो लेग की हम बात कर रहे हैं उसी लेग में देखना नॉर्थ से ईस्ट में जाने वाला ट्रैफिक कौन सा है, ये वाला ट्रैफिक है. तो ए की वैल्यू कितनी होगी 415. बी मैंने आपको क्या बोला, अब ये मेरा एंट्री है और ये मेरा एग्जिट है. बी मैंने क्या बोला, हम अपने एग्जिट को बंद कर देंगे और देखेंगे नॉर्थ से साउथ में कितना जा रहा है. नॉर्थ से साउथ में जा रहा है 650 और नॉर्थ से वेस्ट में कितना जा रहा है, नॉर्थ से वेस्ट में जा रहा है 300. सी में मैंने आपको क्या बोला, हम अपना एंट्री बंद कर देंगे और देखेंगे और कहां से एग्जिट में जा सकती है गाड़ी. वेस्ट से एग्जिट में कितना जा रहा है 500 प्लस सॉरी साउथ से कितना जा रहा है एग्जिट में 225. डी के बारे में बात करें तो डी क्या है, एंट्री एंड एग्जिट दोनों को क्लोज करेंगे और देखेंगे ट्रैफिक. तो पीछे क्या बच गया, वेस्ट से जाने वाला कहां साउथ, यही बच गया. आप कहोगे साउथ से वेस्ट क्यों नहीं लिया, बिकॉज वो लेफ्ट टर्न फ्री माना जाएगा. तो वेस्ट से साउथ में कितना जा रहा है 300, तो डी की वैल्यू कितनी होगी 300. इन सब को अगर हम पी की वैल्यू में पुट करें तो हमारा बी की वैल्यू कितनी है 650 प्लस 300, ये आ गया बी. सी कितना है 500 प्लस 225 होल डिवाइडेड बाय
415 प्लस 650 प्लस 300 प्लस 500 प्लस 225 प्लस 300। ऊपर बी प्लस सी आएगा और नीचे ए प्लस बी प्लस सी आएगा। इन सबको अगर ऐड करें, देखें, चेक करें आंसर कितना बनता है। .70। तो 0.70 मेरा प्रोपोर्शन रेशियो आया जब मैंने कौन सी लेग कंसीडर की, नॉर्थ से ईस्ट लेग कंसीडर की। तो मेरा प्रोपोर्शन रेशियो कितना है, 0.70। आपके लिए जो काम रहेगा, आपने मुझे एक बार लेग नॉर्थ से ईस्ट से साउथ का निकाल के देना है एंड आंसर कमेंट्स में बताना है। साउथ से वेस्ट का बताना है कितना आएगा, एंड वेस्ट से नॉर्थ का बताना है। ये 3 लेग्स आपको निकालनी है। क्लियर? तो एक तो क्वेश्चन ये बन गया आपका कि वो सीधे आपसे पूछेगा कि मुझे प्रोपोर्शन, एग्जाम में खुद बोलेगा ऑब्जेक्टिव में कि मुझे ये प्रोपोर्शन है, मुझे इसकी वैल्यू बताओ, जैसे मैंने निकाल के दी 0.70। बट अगर इसमें आपको कैपेसिटी निकालनी होती, पूरा का पूरा क्वेश्चन होता, तो उस केस में आप कौन सा वाला प्रोपोर्शन रेशियो लेते हैं। आपको तो मेंशन नहीं किया होगा उसने, अगर मेंस का क्वेश्चन होगा तो वो मेंशन नहीं करेगा कि कौन सी लेग की बात कर रहा है। उस केस में आपने क्या करना है, इन सब में से जो मैक्सिमम पी की वैल्यू आएगी उसको चूज किया जाएगा एंड वो वैल्यू को हम फाइनल अपने इक्वेशन में पुट कर देंगे। आई होप ये क्लियर है आपको। तो यहां पर हमारा ट्रैफिक कंप्लीट होता है। हमने सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए। इस लेक्चर के साथ हमारा ट्रैफिक कंप्लीट होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको थोड़े डाउट्स लूंगा एंड एक्सीडेंटल स्टडी बताऊंगा आपको। एक्सीडेंटल स्टडी के ऊपर क्वेश्चन अगर आए तो किस तरह से उसके साथ डील करते हैं, वो किस तरह से उसको सॉल्व करते हैं। तो आज के लेक्चर को एक बार देख लेते हैं। हमने डिस्कस किया दैट इज ट्रैफिक क्रिटिकल लेन वॉल्यूम के बारे में बात की। क्रिटिकल लेन वॉल्यूम क्या चीज होती है। देन हमने बात की साइकिल लेंथ कैसे कैलकुलेट की जा सकती है। साइकिल लेंथ कैलकुलेट करने के बाद हमने बात की, एक फॉर्मूला डेवलप किया साइकिल लेंथ का, ये फॉर्मूला डेवलप किया हमने। ठीक है, फॉर्मूला डेवलप करने के बाद हमने इसी फॉर्मूले में कहा कि अगर आपका सैचुरेटेड फ्लो फॉर डिफरेंट फेजेस इज डिफरेंट तो उसमें आपको समीशन लगाना पड़ेगा। क्लियर? उसके बाद हमने वेबस्टर के बारे में बात किया, वेबस्टर मेथड, वेबस्टर का फॉर्मूला, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेबस्टर के बाद हमने इसमें आपको बताया वेबस्टर फॉर्मूले में ये वाई कैसे फाइंड आउट करते हैं, यानी एक न्यूमेरिकल किया वेबस्टर के ऊपर। उसके बाद हमने रोटरी के बारे में बात की एंड कुछ सिग्नल्स के जो हमने बेसिक कंडीशन डिस्कस की। आई होप आपको ये क्लियर होगा। आज हमारा ट्रैफिक कंप्लीट हो गया इन ऑल रिस्पेक्ट्स। तो आज वाले वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन में पूरे ट्रैफिक का पीडीएफ फॉर्म में लेक्चर मिल जाएगा, जितने भी अभी तक लेक्चर्स लगे हैं ट्रैफिक के, ताकि अगर आप नोट्स नहीं बना रहे थे तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। बट मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप नोट्स बनाएं एंड एक बार आप पूरा ट्रैफिक आप गो थ्रू करो, प्रॉब्लम देखो किस किस टाइप की प्रॉब्लम्स आपसे नहीं निकल रही हैं और क्या चीज़ हम नहीं कवर करें जो आपसे नहीं निकल पा रही है। एंड एक डाउट सेशन अलग से लेंगे जिसमें हम आपको क्वेश्चंस भी करवाएंगे प्लस आपके डाउट डिस्कस करेंगे। थैंक यू वंस अगेन। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।